हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में थोड़ा आइसोमेरिज्म देखा था, कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाए थे। आज एक लास्ट लेक्चर हम ले लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट प्रिपरेशन में जाने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में एक है एग्जांपल 10.3 आपके पास है। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स expected to be formed on free radical monochlorination of CH3 twice CH। मतलब आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया है CH3 twice CH then CH2 CH3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर ये करना है कि एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर CH3 twice CH मतलब एक CH3 यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि किसका आइसोमर है। पहले वो सेट करो, कितने कार्बन है इसमें। इसमें जो कार्बन है टोटल कितने कार्बन है बताओ। इसमें टोटल कार्बन 5 है। 5 कार्बन है मतलब ये पेंटेन है। सबसे पहले क्लियर करो कि ये पेंटेन है। ये पेंटेन है। चलो, पेंटेन कितने होते हैं पहले वो बताओ। तो पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं और पेंटेन 3 होते हैं। कौन से 3? एन-ब्यूटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एन पेंटेन में पांचों कार्बन लीनियर होते हैं, आइसो में 4 लीनियर और एक ब्रांच। ये देखो तो 4 लीनियर है और एक ब्रांच है। इसका मीनिंग हुआ कि ये आइसोपेंटेन है। इज इट क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए। चलो, बाद में मैंने आपको बताया था एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में से आपको एक ही पेंटाइल मिलता है। एन पेंटेन में से आपको 3 मिलते हैं पेंटाइल और यहां से आपको 4 मिलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा आइसोपेंटेन है और इसमें से मोनोक्लोरिनेशन की प्रोडक्ट चाहिए, मतलब हाइड्रोजन को हटा के एक Cl लाना है। तो कहां-कहां से हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो उसके लिए कार्बन का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो आगे भी मैंने आपको बताया था, ए जो कार्बन है दैट इज 1 डिग्री, ए जो कार्बन है दैट इज 2 डिग्री, और ए जो कार्बन है दैट इज 3 डिग्री, और ए जो कार्बन है दैट इज 1 डिग्री, और एक कार्बन भी 1 डिग्री। ए दो कार्बन सेम रहेंगे, ये अलग रहेगा। हाँ यस, 1 डिग्री वाला। तो ये मैंने बताया था आपको कि आपको पेंटाइल कितने मिलेंगे, 4 पेंटाइल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं देयर आर 4 पेंटाइल पॉसिबल। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनका स्ट्रक्चर लिखते हैं। देयर आर 4 पेंटाइल पॉसिबल, क्योंकि ये आइसोपेंटेन है। अब 4 पेंटाइल कहां से स्टार्ट करें, तो ए 1 डिग्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला पेंटाइल यहां पे लिख रहा हूं मैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 डैश। ये हो गया आपका फर्स्ट पेंटाइल। चलो सेकंड में डैश क्या करना है, यहां पर मुझे डैश करना है, आप याद रखना। ओके, तो CH3 CH CH as it is, CH और यहां पे डैश आ गया, देन CH3। ये दूसरा पेंटाइल हो गया। क्लियर? थर्ड पेंटाइल यहां से निकल रहा है, मतलब CH3 C डैश का H निकाल दिया, ये हो गया थर्ड पेंटाइल। ओके, एंड फोर्थ पेंटाइल कौन सा, ये दो में से कोई एक निकालो। मान लो कि यहां से निकालो डैश CH2 CH CH3 CH2 और CH3। ये अल्काइल वाला जो लेक्चर मैंने आपको बताया था, मिथाइल इथाइल 2 प्रोपाइल 4 ब्यूटाइल 1 पेंटाइल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पेंटाइल टोटल 8 होते हैं, उसमें से 3 पेंटाइल एन से आते हैं, 4 पेंटाइल आइसो से आते हैं और 1 नियो से आता है। तो एमसीक्यू लेवल पे जब आप बात करते हो ओनली नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो 4 प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन में से 4 पेंटाइल मिलते हैं तो प्रोडक्ट 4 मिलेगी। क्लियर?
मान लो कि n पेंटेन है तो 3 ही मिलेगी और नियो है तो एक ही मिलेगी। क्लियर? अभी हम आइसो का सेट कर रहे हैं, बाकी तो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। क्लियर? चलो अब क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन मतलब H को हटा के हम हैलोजन को ला लेना है। ला गया कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। और बाद में इसका आप IUPAC लिख सकते हो, IUPAC लिख सकते हो। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने चाहिए। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था वो आइसोपेंटेन का था। मान लो कि पेंटेन ऐसा स्पेसिफाई किया है, ओनली पेंटेन, सो यू हैव टू ड्रॉ 8 पेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है तो एक ही बनेगा। ठीक है? तो वो आपके होमवर्क में रहेगा। तो सभी स्टूडेंट को n पेंटेन मतलब इसके भी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, मोनोक्लोरिनेशन, और एक मुझे ये चाहिए, नहीं होगा। ठीक है? तो इसमें एक ही मिलेगा और इसमें मिलेंगे आपको 3। और बाद में आप सबका IUPAC भी लिख देना, IUPAC की प्रैक्टिस कर देना। ठीक है? इसका IUPAC क्या होगा, एलोंगेस चेन में आएगा। ये दोनों कहाँ पे आएंगे, ये दोनों PC में आएंगे। PC में मतलब प्रीफिक्स में आएंगे 1 2 3 4। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आएगा, 1 2 3 मिथाइल और ब्यूटेन लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे PC में 4 ही कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे, वो PC में एक आ रहेगा, प्रीफिक्स में एक ही रहेगा, प्रीफिक्स में Cl को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पे PC में 4 कार्बन आएंगे, दोनों पे सेम नंबर है तो नंबर यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेबलिंग यहाँ से होगा, ये PC होगा, ये दोनों आएंगे प्रीफिक्स में 1 2 3 4 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक क्लियर होना चाहिए। ओके? तो पूरा अल्काइल का कॉन्सेप्ट जितना आपका क्लियर है उतना आगे ऑर्गेनिक आपको इजी लगने लगेगा। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मीथेन में से मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से 2 प्रोपाइल, ब्यूटेन में से 4 ब्यूटाइल, 1 2 1 3 1 2 from n to 10 1 3 from isobutane and pentane में से 8 pentyl, 3 pentyl from n pentane, 4 pentyl from isobutane and 1 pentyl from neopentane। इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। ओके? तो ये दोनों आप होमवर्क में लिख देना विथ IUPAC, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है? बाद में एक छोटा टॉपिक मैं आपको बता दूं, चलो इसका एक फोटो निकाल देना। एग्जांपल 10.3 है, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, वो हम साथ करेंगे। ओके? तो एक भी टॉपिक हमारा मिस नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो लास्ट में। चलो इसके बाद जब आप हैलोजन फैमिली पढ़ने वाले हो तो ऑर्गेनिक में नॉर्मली रिएक्शंस आते हैं। रिएक्शन 2 पैटर्न में होते हैं, हैलोजन की प्रिपरेशन भी होती है और हैलोजन की प्रॉपर्टी भी होती है। और आपने देखा कि कैसे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के अब हैलोजन सपोज यहाँ पे ला देते हैं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है? और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ये सबको पता है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका जो हीरो है कार्बन, वो दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हैलोजन फैमिली में कार्बन का बॉन्डिंग हैलोजन के साथ होता है एंड दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 1, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें 2 कैटेगरी आ जाती है, पोलर एंड नॉन पोलर, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की कंपेयर में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। ओके? और इसीलिए ये बॉन्डिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके नजदीक में रहते हैं, टुवर्ड्स हैलोजन। सो हैलोजन एक्वायर partial negative charge and carbon acquire partial positive charge. It means this bond becomes polar. This bond becomes polar.
तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये बॉन्ड पोलर होता है और नॉर्मली जो पोलर बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, पोलर बॉन्ड वीक होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू कार्बन एंड हेलोजन। तो हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली ए बॉन्ड को पहले इफेक्ट आएगी, सिंपल लॉजिक है। ए बॉन्ड की ब्रेक डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन, ये जो पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हेलोजन। हेलोजन जो है वो 17th ग्रुप का मेंबर है, सबको पता है, ठीक है। 17th ग्रुप में सबसे पहले कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन की कंपेयर में क्लोरीन की साइज बड़ी होगी, ब्रोमीन की साइज और भी बड़ी होगी और आयोडीन की साइज और भी बड़ी होगी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कार्बन के साथ जब फ्लोरीन का अटैचमेंट होगा, कार्बन के साथ क्लोरीन का अटैचमेंट होगा, कार्बन के साथ ब्रोमीन का अटैचमेंट होगा, कार्बन के साथ आयोडीन, तो ऑब्वियसली ये एटम बड़ा है, ग्रेजुअली एटम बड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ इसकी फिर कम रहेगी बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपको यहाँ पे मिलेगी और सबसे कम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मिलेगी। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के जो पैरामीटर रहते हैं, नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उसकी बॉन्ड लेंथ, बाद में बॉन्ड एंगल, बाद में बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब में वेरिएशन आता है एंड दैट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है, बॉन्ड लेंथ क्या है, उस पर सब डिपेंड रहता है। तो टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है और वो जो टेबल है उसमें आप देख लेना, टेबल में पूरा एक बॉन्ड लेंथ दी है, बॉन्ड एंथैल्पी दी है और डाइपोल मोमेंट दी है। और डाइपोल मोमेंट का जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली हमने 11th में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट जो है इसका सिंबल भी होता है और फिजिक्स में आप डाइपोल मोमेंट पढ़ते हो, फिजिक्स में आप ऐसे पढ़ते हो, दो पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस q है, यहाँ पे माइनस q है और दोनों के बीच का डिस्टेंस फिजिक्स में आप क्या लेते हो? 2a लेते हो। और फिजिक्स में आप क्या करते हो मुझे बताया, फिजिक्स में जो आप डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हो, डाइपोल मोमेंट आप जो फाइंड करते हो उसमें q into 2a, इसका मीनिंग क्या हुआ? चार्ज और डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चार्ज सेम ही है, ओनली साइन इज ऑपोजिट बट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज सेम, और डिस्टेंस, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अब आप बोलोगे सर ये कांसेप्ट केमिस्ट्री में क्या कर रहा है? तो कंपेयर करो ना, जैसे प्लस q माइनस q है वैसे जब डाइपोल मोमेंट की बात आएगी तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस क्या है? दैट इज आल्सो चार्ज, दैट इज आल्सो चार्ज, लेकिन ये पार्शियल चार्ज है। तो केमिस्ट्री में हम लिखेंगे पार्शियल चार्ज, ओके, इनटू ए डिस्टेंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज बॉन्ड लेंथ, और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। नॉर्मली ईएससी में होता है और सेंटीमीटर में है, तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज डी बाय, क्या बोलते हैं इसको? डी बाय बोलते हैं। तो ये सब हमने 11th में पढ़ाई है, फिर भी डाइपोल मोमेंट क्यों पिक्चर में आया? क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, ठीक है, और पोलर बॉन्ड में डाइपोल बॉन्ड पिक्चर में आएगा, नॉन पोलर में नहीं आता। नॉन पोलर में क्यों नहीं आता? फॉर एग्जांपल H2 की डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है, उसका रीजन दोनों साइड हाइड्रोजन ही है, सो देयर इज नो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, so चार्ज बिकम 0, तो यहां पे 0 हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ है लेकिन 0 into बॉन्ड लेंथ, तो आंसर बिकम 0, तो H2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और डाइपोल मोमेंट जो वर्ड है दैट इज एप्लीकेबल फॉर पर्टिकुलर बॉन्ड, वो बॉन्ड रिलेटेड वर्ड है। पर मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड है तो वहां पे एक डाइपोल मोमेंट है, मॉलिक्यूल में दो पोलर बॉन्ड है तो वहां पे दो, जितने कोवैलेंट बॉन्ड वहां पे है उतनी डाइपोल मोमेंट आप लिख सकते हो और बाद में सबका एडिशन कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आल्सो। सो एडिशन जब आप करते हो तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन रहेगा, सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कभी-कभी 0 भी आ सकती है। ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2
से डबल बॉन्ड 2 है तो ऑब्वियसली ये डेल्टा माइनस होगा फिर डेल्टा प्लस होगा, फिर से ये डेल्टा माइनस है तो फिर से डेल्टा प्लस, फिर 2 डेल्टा प्लस। तो डायपोल मोमेंट ये बॉन्ड की भी होगी और ये बॉन्ड की भी होगी, लेकिन दोनों की डायपोल मोमेंट सेम होगी और डायपोल मोमेंट सेम होगी और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो जाएगी, तो रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा CO। तो CO2 molecule polar है, no doubt molecule that is polar, but its resultant dipole moment equal to 0। तो डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमने लिया हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ भी डायपोल मोमेंट पिक्चर में क्यों आती है, उसका सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसलिए। क्लियर? ये टॉपिक एक बार देख लेना। किसकी डायपोल मोमेंट का आंसर प्रोडक्ट से मिलेगा, प्रोडक्ट से मिलेगा, मतलब आपके पास बॉन्ड लेंथ भी होनी चाहिए और पार्शियल चार्ज भी होना चाहिए। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड होगा कि किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है किसकी कम, एक ही पैरामीटर से हम डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, तो आप देख लेना फ्लोरीन की डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है 11847 और आई जो है उसकी 636 सबसे कम है। देखो कितना कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग क्या सोचते हैं फ्लोरीन में से बॉन्ड लेंथ बहुत कम है तो इसकी डायपोल मोमेंट कम नहीं होनी चाहिए। फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ कम है, चार्ज का पल्ला भारी है कंपेयर टू आयोडीन, मतलब प्रोडक्ट्स से डिसाइड होता है। बस समझ आई? तो ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना और नेक्स्ट लेक्चर से हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगी प्रिपरेशन। तो मैंने आपको बताया था कार्बन की 20 फैमिली है और उसमें हेलोजन की हमें प्रिपरेशन करनी है तो 19 फैमिली से कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में लिमिटेड पोर्शन ही होगा तो उसके नजदीक में कौन कौन सी फैमिली है वहां से हाइड्रोजन बनाएंगे। जैसे आप अहमदाबाद में रहते हो, आपको अहमदाबाद में रहते हो तो आप किसी जगह से अहमदाबाद आ सकते हो, आप गांधीनगर से भी अहमदाबाद जा सकते हो, आप राजकोट से भी आ सकते हो, आप बड़ौदा से भी आ सकते हो, सूरत से भी आ सकते हो वाया बड़ौदा, महसाना से भी आ सकते हो वाया गांधीनगर, आ सकते हैं ना अहमदाबाद। बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन नजदीक वाले प्लेस कौन से? गांधीनगर। ठीक है ना? तो हमारे सिलेबस में हेलोजन फैमिली के नजदीक में कौन सी फैमिली है वहां से हम हेलोजन बनाएंगे। क्लियर? और जरूरत पड़े तो थोड़ा आगे भी जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा रिएक्शन में आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे पर्टिकुलर फॉर जेडब्ल्यू और नीट में, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक ये सारे टॉपिक आपके परफेक्ट होने चाहिए। हेलोजन फैमिली का पूरा बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म क्लियर होना चाहिए, कॉमन नेम क्या है, बेसिनल क्या है, जर्मिनल क्या है, अल्काइल का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायपोल मोमेंट क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, ये सब टेबल में दिया हुआ है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।